हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा आज की क्लास में हमने डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C पे चर्चा करनी है। सेक्शन 80C विच इज एप्लीकेबल ओनली ऑन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा बेटा जितने भी असेसी हैं, जैसे फॉर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, उनको बेटा सेक्शन 80C का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, सेक्शन 80C रेजिडेंट, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। हाँ जी बेटा, वो रेजिडेंट की कैटेगरी हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, यहाँ पर मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ कि इंडिविजुअल एंड एचयूएफ रेजिडेंट होना चाहिए या नॉन रेजिडेंट। तो बेटा ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल एज वेल एज नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। सेम इन केस ऑफ एचयूएफ, रेजिडेंट एचयूएफ एज वेल एज नॉन रेजिडेंट एचयूएफ। और इस सेक्शन में बेटा डिडक्शन किस चीज़ की दी जाएगी? इस सेक्शन में डिडक्शन पाने के लिए असेसी को क्या करना होगा? तो गवर्नमेंट ने बेटा कुछ स्कीम्स बताई हुई, जिन स्कीम्स के अंदर आप पैसा सेव करके या इन्वेस्ट करके आप सेक्शन 80C का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स हैं या ऐसी कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स है जहां पर आप बेटा पैसा इन्वेस्ट करके सेक्शन 80C का बेनिफिट ले सकते हैं? चलिए सबसे पहले उसकी बात करेंगे। उनको बेटा हम बोलेंगे क्वालिफाइंग अमाउंट्स, उनको एक नाम देंगे हम, क्वालिफाइंग अमाउंट। सेक्शन 80C के लिए कौन कौन से अमाउंट क्वालिफाई करते हैं? देखिए, सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th एंड 9th इश्यू। हाँ जी बेटा, अगर मान लीजिए आप सेक्शन 80C का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो सबसे पहला गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया है? गवर्नमेंट कहती है कि आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th और 9th इश्यू में पैसा इन्वेस्ट कर दो अपने नाम से। ये बेटा आप अपनी वाइफ के नाम से या बच्चों के नाम से नहीं ले सकते। यदि अपने नाम से आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th और 9th इश्यू में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप डिडक्शन के लिए बेटा क्वालिफाई करते हो। ठीक है जी, ये जो अमाउंट है ये डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करेगा। दूसरी बात, NSE 8th और 9th इश्यू का बेटा जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो भी क्वालिफाई करेगा एक्सेप्ट लास्ट ईयर। इसका मतलब क्या है? देखिए, हाँ जी बेटा, इसको हम समझते हैं। सपोज कीजिए, हाँ जी बेटा, सपोज कीजिए मैंने, हमारा प्रीवियस ईयर बेटा 1920 है। ठीक है जी, सपोज कीजिए 1920 के अंदर मैंने NSE में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। NSE 8th इशू में बेटा मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया रुपीज़ 80,000, 80,000 पे बेटा इन्वेस्ट किए 19-20 में। अच्छा, इसके अलावा प्रीवियस ईयर 18-19, पिछले साल भी बेटा मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। पिछले साल भी मैंने सेक्शन 80C का बेनिफिट लेने के लिए इन्वेस्टमेंट की थी। सपोज करो 50,000। ठीक है जी, 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट बेटा मैंने लास्ट ईयर भी की है। अब लास्ट ईयर जो इन्वेस्टमेंट की थी उसका बेनिफिट तो मैं लास्ट ईयर में ले चुका 18-19 में। अब 18-19 में बेटा जो इन्वेस्टमेंट की थी मैंने 50,000 रुपये की, उसके ऊपर सपोज करो मेरे को 19-20 में क्या मिला होगा? इंटरेस्ट मिला होगा। 18-19 में बेटा जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर 19-20 में क्या मिला होगा? इंटरेस्ट। हाँ जी बेटा, तो वो जो इंटरेस्ट है एक्रीव्ड इंटरेस्ट उसे बोलेंगे, एक्रीव्ड इंटरेस्ट ऑन NSE 8th इशू। सपोज करो बेटा वो जो इंटरेस्ट है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ जस्ट, सपोज करो वो जो इंटरेस्ट है वो 5,000 है, तो ये भी बेटा क्वालिफाई करेगा। ध्यान से सुनिए, 19-20 में 80,000 पे बेटा जो आपने इस साल इन्वेस्टमेंट की है वो तो क्वालिफाई करेगी, और 5,000 रुपीज़ जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया है लास्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट पे, वो भी बेटा क्वालिफाई करेगा। एक्चुअल में होता क्या है, जो NSE 8th इशू के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो री इन्वेस्ट होता रहता है। री इन्वेस्ट का मतलब बेटा, री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? वो भी दोबारा से NSE के अंदर ही इन्वेस्ट हो जाएगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट एक तरह से आपकी कितनी हुई 1920 में? 80,000 प्लस 5,000, 85,000। तो ये आपको ध्यान रखना है। NSE 8th इशू में जो आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट, इसे तो क्या बोलेंगे? ये तो बेटा फ्रेश इन्वेस्टमेंट है।
और जो पिछले साल की इन्वेस्टमेंट पे जो आपको इंटरेस्ट मिला है, हाँ जी बेटा, एक्रूड इंटरेस्ट, वो भी आपका दोबारा से री इन्वेस्ट हो जाता है, इसलिए उसको भी डिडक्शन के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। अब इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, एक्सेप्ट लास्ट ईयर। हाँ जी, तो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट नहीं लेना। इसका मतलब क्या है? जैसे इसका मतलब बेटा ये है, जैसे NSE 8th इशू है, NSE 8th इशू का टाइम पीरियड होता है 5 ईयर्स। ये जो भी NSE 8th इशू खरीदेगा वो 5 साल के लिए खरीदेगा। 5 साल के बाद NSE 8th इशू का पैसा क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। इसकी मैच्योरिटी 5 साल की है, ठीक है। अब 5वें साल का इंटरेस्ट नहीं लेना। सपोज करो, अगर 5वें साल का इंटरेस्ट क्यों नहीं लेना आपने? 5वें साल में बेटा जो इंटरेस्ट मिलेगा वो री इन्वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपकी पॉलिसी ही क्या होनी है? मैच्योर होनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब, इंटरेस्ट आप कौन कौन से ईयर का लेंगे? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो तो ले लेंगे, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो वो भी क्वालिफाई करेगा, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट भी क्वालिफाई करेगा, फोर्थ ईयर का भी क्वालिफाई करेगा। बट ध्यान रखना, फिफ्थ ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो क्वालिफाई नहीं करेगा। रीज़न क्या है? फिफ्थ ईयर का इंटरेस्ट क्यों क्वालिफाई नहीं करेगा? बिकॉज फिफ्थ ईयर में बेटा जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो री इन्वेस्ट नहीं होगा। क्यों री इन्वेस्ट नहीं होगा? क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे आपकी पॉलिसी क्या हो रही है? आपके सर्टिफिकेट क्या हो रहे हैं? मैच्योर हो रहे हैं, आपको पैसा मिलने वाला है। तो उस केस में आपको फिफ्थ ईयर की डिडक्शन नहीं देनी, ठीक है जी। क्लियर है? NSE 8th इशू और NSE बेटा जो 9th इशू है, इसका मैच्योरिटी पीरियड 10 साल का है। तो आपको सीधी सी बात ये ध्यान रखनी है, NSE 8th इशू का 5वें साल का ब्याज नहीं लेना, ये क्वालिफाई नहीं करेगा। और NSE 9th इशू का 10th ईयर का ब्याज नहीं लेना, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। जब बेटा हम सम करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ जी बेटा, आगे चलते हैं। डिपॉजिट इन PPF। हाँ जी बेटा, PPF के अंदर जो आप पैसा डिपॉजिट करवाते हो, PPF बेटा क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में आपको सैलरी हेड में मैं डिटेल में बता चुका हूँ। अभी जस्ट आपको इसका नाम याद रखना है। पब्लिक PPF से बनता है क्या? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर जितना भी पैसा असेसी डिपॉजिट करवाएगा, चाहे वो अपने नाम से डिपॉजिट करवाए या अपने स्पाउस के नाम से, अपने जीवन साथी के नाम से या बच्चों के नाम से, वो बेटा क्वालिफाई करेगा सेक्शन 80C की डिडक्शन के लिए। इसके अलावा इम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। हाँ जी बेटा, ध्यान से देखिएगा। इम्प्लॉय के द्वारा जो पैसा प्रोविडेंट फंड में डाला गया, कौन से प्रोविडेंट फंड में? 3 प्रोविडेंट फंड बेटा यहाँ लिखे हुए हैं। एक तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, हाँ जी बेटा, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जिसको हम RPF बोलते हैं, उसमें यदि कोई पैसा डाला गया है इम्प्लॉय के द्वारा, एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर, इम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं लेना। इम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बेटा क्वालिफाई नहीं करेगा, सिर्फ इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ASF अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, हाँ जी बेटा, इससे बनता है अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। और तीसरा है बेटा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। इन तीनों के अंदर जो भी पैसा आप डालोगे वो सेक्शन 80C की डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करेगा, ठीक है। क्वालिफाई फिर कौन सा बेटा नहीं करता? अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ध्यान से सुनिएगा, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बेटा क्वालिफाई नहीं करेगा, URPF। हाँ जी बेटा, उसके बाद बात करते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है ट्यूशन फीस। यदि बेटा आपने ट्यूशन फीस पे की है, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, ऑफ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। हाँ जी बेटा, देखिए यहाँ कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। सपोज करो ये बेटा कोई SSC है, मिस्टर X, और उसने अपने 2 बच्चों के लिए, ये उसके 2 चिल्ड्रन हैं, चलो 3 ले लेते हैं बेटा, एक चुन्नू, एक मुन्नू और एक रुन्नू, ठीक है। उसने तीनों बच्चों की एजुकेशन पे खर्चा किया प्रीवियस ईयर में और उसके लिए ट्यूशन फ़ी पे की है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपने, डिडक्शन केवल ट्यूशन फीस की मिलेगी। हाँ जी बेटा, केवल ट्यूशन फीस की।
यानी कि जो बाकी चीज़ें हैं जैसे एनुअल चार्जेस, लाइब्रेरी फंड, स्पोर्ट्स फंड, इनकी बेटा कोई डिडक्शन नहीं है, ध्यान से सुनना। ये जो है एनुअल चार्जेस, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फंड, नो डिडक्शन। डिडक्शन केवल और केवल किसकी मिलेगी? ट्यूशन फीस की। यदि आपने अपने बच्चों की ट्यूशन फीस पे किया प्रीवियस ईयर में, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों के लिए, और होल टाइम एजुकेशन, हाँ जी बेटा, एजुकेशन होल टाइम होनी चाहिए, पार्ट टाइम नहीं। अगर आपने अपने बच्चों की पार्ट टाइम स्टडी पे पैसा खर्च किया है तो वो डिडक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। और तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो इंडिया का ही होना चाहिए। अगर आपने अपने बच्चों को स्टडी के लिए अब्रॉड भेजा है, दूसरी कंट्री में भेजा है, तो उस केस में जो भी आप खर्चा पे करोगे एज ए ट्यूशन फीस, वो डिडक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं। क्या क्या कंडीशंस ध्यान रखनी है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों की एजुकेशन का खर्चा अलाउड है, और एजुकेशन वो है पार्ट टाइम नहीं होनी चाहिए, फुल टाइम होनी चाहिए, होल टाइम या फुल टाइम। और तीसरा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी कहाँ का होना चाहिए? इंडिया में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बेटा स्कूल और कॉलेज, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई प्ले स्कूल हो सकता है, कोई क्रैच हो सकती है, ठीक है जी, वो सब अलाउड है। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन। यदि बेटा आपने मकान के निर्माण के लिए, ध्यान से सुनना, मकान के निर्माण के लिए या मकान को खरीदने के लिए किसी तरह का कोई लोन लिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या लिखता है, हाउस लोन टेकन फॉर परचेज एंड कंस्ट्रक्शन। रिपेयर के लिए बेटा नहीं होना चाहिए। अगर रिपेयर या रेनोवेशन के लिए कोई लोन लिया है तो डिडक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। यदि आपने हाउस लोन लिया हुआ है तो हाउस लोन का जो भी प्रिंसिपल अमाउंट आपने रीपे किया है उसकी बेटा डिडक्शन मिलेगी। हाउस लोन के का जो आप प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करोगे, सिर्फ उसकी डिडक्शन है बेटा, इंटरेस्ट की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, और प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन मिलती है बेटा अंडर द हेड, अंडर सेक्शन 80C। ठीक है जी। अच्छा, साथ में और क्या कहता है, यदि मकान के लिए आपने किसी तरह की रजिस्ट्री फीस, मकान का रजिस्ट्रेशन करवाते हुए रजिस्ट्रेशन फीस या स्टाम्प ड्यूटी अगर आपने गवर्नमेंट को पे की है तो वो भी डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करेगा। ठीक है जी। तो डिडक्शन के लिए क्या क्या क्वालिफाई करेगा यहाँ पर? एक तो प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपने लोन लिया है उसका प्रिंसिपल अमाउंट, और दूसरा मकान खरीदते समय यदि किसी तरह का रजिस्ट्रेशन फीस या स्टाम्प ड्यूटी आपने पे की है, दैट विल ऑल्सो क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। हाँ जी बेटा। उसके बाद है बेटा एफडी। यदि आपने बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कोई एफडी करवाई हुई है, और उस एफडी बेटा कम से कम 5 साल की होनी चाहिए। यदि 5 साल से कम की एफडी है तो डिडक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं करेगी। कम से कम 5 साल की एफडी होनी चाहिए, यानी कि 5 years और मोर, तभी वो डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करेगी। हाँ जी बेटा। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नबार्ड बैंक। यदि आपने नबार्ड, नबार्ड बैंक बेटा क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यदि आपने इस बैंक के बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाया है, और तो वो भी बेटा आपकी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के लिए क्वालिफाई करेगा। गवर्नमेंट कहती है कि आप देश के कृषि क्षेत्र को, एग्रीकल्चर एरिया को प्रमोट करने में अपना योगदान दे रहे हो, इसलिए हम आपको डिडक्शन देंगे। तो इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड बॉन्ड ऑफ नबार्ड बैंक, ये भी बेटा डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करेगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। हाँ जी बेटा, यदि आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा डिपॉजिट करवाया हुआ है, ये बेटा स्कीम पोस्ट ऑफिस के अंदर है। पोस्ट ऑफिस के अंदर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर आप पैसा, इसमें इंटरेस्ट का रेट भी ज़्यादा होता है, उसमें आप पैसा यदि इन्वेस्ट करते हैं तो डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करेगा। अमाउंट इन्वेस्टेड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर यदि आपने अपनी डॉटर के नाम से, ठीक है, कोई अकाउंट खुलवाया हुआ है तो ये भी बेटा क्वालिफाई करेगा, सुकन्या समृद्धि अकाउंट।
नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। हाँ जी बेटा, इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपने अपनी वाइफ का या स्पाउस का या और साथ में बच्चों का अगर लाइफ इंश्योरेंस करवाया है, बच्चे बेटा माइनर हो चाहे मेजर हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो जो भी प्रीमियम आप पे करोगे वो क्वालिफाई करेगा अंडर सेक्शन 80C। अब यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखनी है। हाँ जी बेटा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में उसको पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने बेटा इस पीरियड के बीच में करवाया है, देखिए 1/4/2003 से 31/3/12 के बीच में, हाँ जी बेटा, अगर इस पीरियड के बीच में लाइफ इंश्योरेंस करवाया है तो प्रीमियम का जो अमाउंट है, हाँ जी बेटा, प्रीमियम का अमाउंट 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रीमियम बेटा 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 20% से कम होना चाहिए। 20% किसका? ऑफ द पॉलिसी वैल्यू। 20% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू से बेटा कम होना चाहिए। तो अगर ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है वो क्वालिफाई नहीं करेगा, उसको डिसक्वालीफाई कर देंगे। तो जो 20% तक बनेगा केवल उसी को क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है जी। और अगर आपने 31/3/12 के बाद करवाया है, हाँ जी बेटा, 31/3/12 के बाद अगर करवाया है लाइफ इंश्योरेंस, तो उस केस में जो प्रीमियम का अमाउंट है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ जी बेटा, तो दो ही आपको ध्यान रखना है। 31/3/12 से पहले करवाया है तो 20%, और 31/3/12 के बाद करवाया है तो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए असेसी है मिस्टर एक्स। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स ने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवाया, मिसिज एक्स का। ठीक है जी। और पॉलिसी की वैल्यू कितनी है? पॉलिसी की वैल्यू है बेटा 5 लाख। 5 लाख रुपए की पॉलिसी है, और क्वेश्चन के अंदर आपको प्रीमियम दिया हुआ है। प्रीमियम जो का अमाउंट है, सपोज करो 60,000। ठीक है जी, प्रीमियम 60,000 है, और क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो पॉलिसी ली गई है वो बेटा 2017 में ली है। पॉलिसी 2017-18 की है, तो 2017-18 है तो 31/3/12 के बाद की होगी। तो प्रीमियम जो है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पॉलिसी की वैल्यू 5 लाख है, 5 लाख का 10% बेटा कितना बनेगा? 50,000। 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ है कितना? 60,000। ठीक है, तो हम केवल 50,000 को ही बेटा लेंगे। ठीक है, प्रीमियम है 60,000, और 10% बेटा कितना बनता है? 10% ऑफ 5 लाख 50,000, तो 50,000 ही बेटा लेंगे। ठीक है जी, विच एवरेज लेस कह सकते हो, एक्चुअल प्रीमियम पेड और 10% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू विच एवरेज लेस। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और भी है। अगर मान लीजिए अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फैमिली के किसी ऐसे पर्सन के नाम से ली है जो डिसेबल है, हाँ जी बेटा, फॉर डिसेबल, अगर पॉलिसी किसके नाम से ली है? डिसेबल्ड पर्सन के नाम से। मान लीजिए फैमिली में जो मिस्टर वाई, जो मिस्टर एक्स का चाइल्ड है, सन है, वो हैंडीकैप है, और उसने अपने हैंडीकैप सन के नाम से कोई पॉलिसी ली हुई, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है, यदि वो पॉलिसी, उस केस में बेटा 3 रेट है। अगर वो पॉलिसी 31/3/12 से पहले की है तो वही प्रीमियम 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 31/3/12 से 31/3/13 के बीच में है तो प्रीमियम 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और अगर 31/3/13 के बाद की है तो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ जी, प्रीमियम जो है 3 याद रखने हैं। अगर डिसेबल्ड के केस में, डिसेबल के केस में बेटा अगर 31/3/12 से पहले की पॉलिसी है तो 20% से ज़्यादा प्रीमियम नहीं होगा। 31/3/12 से 31/3/13 के बीच की पॉलिसी है तो 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और 31/3/13 के बाद है तो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका बेटा अभी सम लेंगे एक, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। चलिए आगे मूव करते हैं।
हाँ जी बेटा, उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। यदि किसी इंडिविजुअल ने नेशनल हाउसिंग बैंक की किसी स्कीम के अंदर विच इज़ नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें पैसा जमा करवाया है, तो वो भी बेटा डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करेगा। इसमें एक स्कीम है होम लोन अकाउंट स्कीम। होम लोन अकाउंट स्कीम का के अंदर जो भी पैसा आप डिपॉजिट करवाओगे वो सेक्शन 80C के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, इंक्लूडिंग एक्रूड इंटरेस्ट। इसमें भी बेटा सेम वही NSC वाला पॉइंट है। नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर जो भी पैसा आपने डिपॉजिट करवाया है उसके ऊपर यदि किसी तरह का कोई इंटरेस्ट मिला है और वो इंटरेस्ट भी क्या हो गया, री इन्वेस्ट हो गया, वो भी होम लोन अकाउंट स्कीम में क्या हो गया, री इन्वेस्ट, तो वो भी बेटा क्वालिफाई करेगा। ठीक है। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट इन यूलिप स्कीम। यूलिप होता है बेटा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यदि आपने यूलिप प्लान 1971 के अंडर किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट की है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, वो बेटा LIC का भी हो सकता है, UTI का भी हो सकता है। तो और वो आप अपने नाम से भी बेटा करवा सकते हैं, स्पाउस और चिल्ड्रन, तो वो भी बेटा क्वालिफाई करेगा अंडर सेक्शन 80C। तो ये कुछ एक अमाउंट्स हैं, ये बेटा आपको ध्यान रखने हैं। अब इसका हम एक सम लेते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए सबसे पहला मैं ले रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा, हर क्वेश्चन में मिलेगा आपको ये। देखिए क्या कहता है, कंप्यूट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर असेसमेंट ईयर 1920 एंड प्रीवियस ईयर 1890। इसको बेटा ठीक कर लेना, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, हमारा प्रीवियस ईयर 19-20 है और असेसमेंट ईयर 20-21। ठीक है जी। चलिए, तो मिस्टर गणेश की हमने क्या कैलकुलेट करनी है, डिडक्शन कैलकुलेट करनी है अंडर सेक्शन 80C। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले बेटा देखो, मिस्टर गणेश ने अपने नाम से पॉलिसी ली हुई है, कब ली है, 1/4/11। हाँ जी बेटा, 31/3/12 से बेटा पहले ली गई है। और 31/3/12 से पहले अगर कोई पॉलिसी ली हो तो मैंने आपको बताया था प्रीमियम का अमाउंट कितने परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20%। तो एक बार चेक करते हैं, सम पॉलिसी कितने की है, 3 लाख की। इसका बेटा 20% करो, 3 लाख का 20%, 3 लाख का 20% बेटा 60,000 बनेगा। 3 लाख का 20% 60,000, और यहाँ प्रीमियम है ही कितना, 40,000। तो कितना क्वालिफाइंग अमाउंट में आएगा, हाँ जी बेटा 40,000, विच एवरेज लेस। ठीक है जी, इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अच्छा, दूसरा स्पाउस। स्पाउस के लिए पॉलिसी ली है, स्पाउस के लिए पॉलिसी कब ली है, स्पाउस के लिए बेटा ली है 1/5/2014 को, यानी कि 31/3/12 के बाद। तो स्पाउस के केस में कितने परसेंट वाला रूल अप्लाई होगा, 10%। तो 1,50,000 का बेटा 10% बनेगा 15,000, और प्रीमियम कितना पे किया हुआ है, 20। तो 15,000 और 20,000 विच एवरेज लेस, 15,000 और 1/6/15। हाँ जी बेटा, ये हैंडीकैप सन, मिस्टर गणेश ने अपने हैंडीकैप सन के लिए 4 लाख की पॉलिसी ली हुई है। तो अभी अभी मैंने बताया हैंडीकैप के केस में वैसे तो बेटा 3 रेट थे, एक 20 एक 10। तो यहाँ देखो 2013 के बाद की है पॉलिसी, 2013 के बाद की पॉलिसी हो तो 15% एप्लीकेबल होगा। तो 15% कितना बनेगा, 4 लाख का 15% बेटा बनेगा 60,000। तो 60,000 और 80,000 विच एवरेज लेस, कितने की डिडक्शन बनेगी, 60। लो बेटा, अभी क्वालिफाइंग अमाउंट का टोटल कर। क्वालिफाइंग अमाउंट का टोटल आ गया 1,15,000। ये बेटा टोटल क्वालिफाइंग अमाउंट आ गया। अब सेक्शन 80C में क्या करना होता है, हाँ जी बेटा, सेक्शन 80C में अमाउंट ऑफ डिडक्शन कैसे निकालते हैं। सेक्शन 80C के लिए बेटा रूल ये है, क्वालिफाइंग अमाउंट और ₹1.5 लाख विच एवरेज लेस। हाँ जी बेटा, क्वालिफाइंग अमाउंट जो आया, क्वालिफाइंग अमाउंट कितना है, 1,15,000 और 1.5 लाख विच एवरेज लेस। तो कितने की डिडक्शन बेटा मिलेगी बताओ, 1,15,000 रुपये की डिडक्शन मिलेगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इस क्वेश्चन से सिर्फ हमें कौन सा पॉइंट क्लियर हुआ है, LIC वाला।
इसमें बाकी तो थे ही नहीं। अब चलिए एक सम और लेते हैं। हाँ जी बेटा देखिए, इसमें क्या कहता है, सुरेश, सुरेश जिसकी एज कितनी है, 68 ईयर। हाँ जी बेटा, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ऑन लाइफ। सुरेश ने अपनी खुद की लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। पॉलिसी कौन से ईयर में ली थी, 2011 में। और कितने की पॉलिसी है बेटा, 2 लाख की। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वालिफाइंग अमाउंट निकालोगे। पहला स्टेप बेटा ये है, क्वालिफाइंग अमाउंट निकालना, और फिर हम दूसरे स्टेप में कंपैरिजन करेंगे 1.5 लाख के साथ। तो सबसे पहले देखो, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पॉलिसी बेटा 2011 की है, 2011 की है, तो कितने परसेंट के साथ कंपैरिजन होगा, 20। ठीक है जी। और अपने नाम से ली हुई है पॉलिसी, तो 2 लाख का बेटा 20% कितना बनेगा, 2 लाख का 20% बनेगा 40,000। तो 40,000 और 18,000, विच एवरेज लेस। हाँ जी बेटा, कितने हो जाएंगे, 18। चलो जी, अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पे। पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, उसने अपनी वाइफ का भी लाइफ इंश्योरेंस करवाया, और कितना पे किया, 5,000। वाइफ के केस में पॉलिसी का एश्योर्ड अमाउंट नहीं दिया हुआ, तो हम ये मानेंगे कि सारी कंडीशन फुलफिल करती है, तो 5,000 रुपीज़ बेटा ये भी आ जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए, ओन कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बेटा मैंने बताया था डिसअलाउड, ये क्वालिफाई नहीं करता। चलिए, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, पीपीएफ बेटा क्वालिफाई करेगा। पीपीएफ के अंदर कितना पैसा डाला हुआ है, 30,000। अच्छा, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी 8th इश्यू। हाँ जी बेटा, एक्रूड इंटरेस्ट, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक्रूड इंटरेस्ट 4,000 दिया हुआ है, और 1,500 रुपये बेटा 5वें साल का है, 5th ईयर का। और मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर का ब्याज जो होता है वो डिसक्वालीफाई, वो क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि वो री इन्वेस्ट ही नहीं होता। तो इसको बेटा छोड़ देंगे। तो 4,000 में से 1,500 रुपये लेस करके एक्रूड इंटरेस्ट कितना लेंगे बेटा, 2,500। 4,000 माइनस 1,500, लो ये भी हो गया। उसके बाद आ जाओ बेटा, डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इसमें कितना पैसा डिपॉजिट करवाया है, 20,000। लो बेटा ये सारे क्वालिफाई कर देंगे। इनका टोटल कर लीजिए, 18 और 5 23 और 30 53, 53 और 20 बेटा 73, ये बेटा 75,500 आ रहा है। लो जी, 75,500। अब इसका कंपैरिजन बेटा किससे करेंगे, 75,500 का कंपैरिजन कर दो 1.5 लाख के साथ। 75,500 और 1.5 लाख, विच एवरेज लेस। तो फाइनल अमाउंट हमारा आ जाएगा 75,000। ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट सम पे चलते हैं। देखिए क्या कहते हैं इसमें, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट इंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इन द असेसमेंट ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। हाँ जी बेटा, क्या कहता है देखिए, सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹80,000 ऑन ऑन लाइफ। 2017 में बेटा पॉलिसी ली है, तो 2017 में अगर पॉलिसी ली है तो प्रीमियम का अमाउंट 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर हैंडीकैप होगा तो 15%। हाँ जी बेटा, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ डिसेबल के बारे में, तो आप 10% लेंगे। तो 80,000 का 10%, लो बेटा फर्स्ट पॉइंट का अमाउंट कितना बनेगा, 80,000 का 10% करोगे 8,000, और प्रीमियम कितना पे किया हुआ है, 9,000। तो फर्स्ट पॉइंट में आप करोगे 8,000 और 9,000, विच एवरेज लेस, 8,000 बेटा।
अब आ जाओ सेकंड, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹15,000 ऑन मैरिड डॉटर। हाँ जी बेटा, अपनी मैरिड डॉटर के नाम से भी उसने पॉलिसी ली हुई है। तो मैंने इसमें बताया था मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो अलाउड है। तो 15,000, और कब ली है यहाँ बेटा ये नहीं दे रखा कब ली है पॉलिसी। तो आप अगर कुछ भी ना लिखा हो तो आप 2012 के बाद मानोगे, तो 2012 के बाद 15,000 का बेटा 10%, 15,000 का 10% बनेगा 1500, 1500 की तुलना करोगे 1,000 के साथ, विच एवरेज लेस। हाँ जी बेटा 1000 आ जाएगा। अच्छा, थर्ड नंबर पे क्या कहता है, उसने अपनी वाइफ के नाम से पॉलिसी ली है। कब ली है? 17-18 में। ठीक है जी, और प्रीमियम पेड 5,000। फिर बेटा वही 40,000 का 10%, 40,000 का 10% बनेगा 4,000, 4,000 की तुलना करो 5,000 के साथ, विच एवरेज लेस, 4,000 बेटा ही आ जाएगा। चलो जी नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ। आरपीएफ बेटा ये भी क्वालिफाई करेगा, 15,000 पे ये भी ऐड कर दो। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, पीपीएफ भी बेटा क्वालिफाई करता है, 74,000। नेक्स्ट, ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम। हाँ जी बेटा, ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम भी बेटा क्वालिफाई करेगा। हाँ जी बेटा ये लिख लेना लिस्ट में, ग्रुप इंश्योरेंस। नेक्स्ट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इश्यू। लो बेटा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इश्यू में कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है? 20,000, ये भी क्वालिफाई करेगा जी। एक्रीव्ड इंटरेस्ट ऑन एनएससी 8th इश्यू, 1730 रुपये बेटा ब्याज भी। बस ये ध्यान रखना ये ब्याज लास्ट ईयर का नहीं होना चाहिए। अगर लास्ट ईयर का हो यानी कि 5वें साल का हो तो क्वालिफाई नहीं करेगा, वैसे कर जाएगा। लो जी ये भी कर गया बेटा, एक्रीव्ड इंटरेस्ट कितना है? 1730। उसके बाद बेटा 9th नंबर पे आ जाइए। 9th नंबर पे क्या कहता है, लोन इंस्टॉलमेंट। हाँ जी बेटा, उसने लोन लिया हुआ है एलआईसी से, किस पर्पज के लिए? लोन बेटा लिया था परचेज ए फ्लैट, दिल्ली के अंदर उसने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का फ्लैट लिया रेजिडेंशियल पर्पज के लिए। और कितना लोन वापस किया? 25,000 का बेटा लोन वापस किया, तो ये भी अलाउड है। हाँ जी बेटा, लोन रीपेमेंट ऑफ लोन फॉर हाउस, परचेज ऑफ हाउस, 25,000 रुपये बेटा ये भी आ जाएंगे। और लास्ट है बेटा ट्यूशन फीस पेड ऑफ हिज सन, ट्यूशन फीस बेटा ये भी अलाउड है। हाँ जी बेटा यहाँ लिख लेते हैं, ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस बेटा 15,000 पे ये भी क्वालिफाई कर। तो शुरू के बेटा 3 पॉइंट तो उसके थे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, उनमें तो कंपैरिजन करके निकालना पड़ेगा, बाकी अमाउंट डायरेक्ट लिखते जाइए। अब बेटा इन सब का टोटल कर लेते हैं, टोटल क्वालिफाइंग अमाउंट कितना हो गया? हाँ जी बेटा, टोटल क्वालिफाइंग अमाउंट हो गया जी 8 और 1 9 और 4 13 और 15 28, 28 और 74, 92,000, 92 और 20, 1,02,000। लो बेटा एक बार टोटल कर लेते हैं इसका फटाफट से कैलकुलेटर से, देखते हैं कितना। लो बेटा ये सारा टोटल करके आ जाएगा 1,64,930। हाँ जी बेटा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा क्वालिफाइंग अमाउंट और ₹1,50,000, विच एवरेज लेस। क्वालिफाइंग अमाउंट बेटा हमारा आया 1,64,930 और 1,50,000, कंपैरिजन कर लो, विच एवरेज लेस बेटा बनेगा 1,50,000। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बताइए। लो बेटा एक सम और लेते हैं, देखो जी क्या कहता है। इस क्वेश्चन में हमें टोटल इनकम निकालनी है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर जे फॉर असेसमेंट ईयर 2021। देखिए कैसे करेंगे।
सबसे पहले बेटा प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन दिया हुआ है 5 लाख, कैपिटल गेन 1 लाख, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 25,000, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 35,000, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लो बेटा एक बार पहले जीटीआई निकाल लेते हैं, ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम के लिए पहले पांचों हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड का तो बेटा लॉस दे रखा है, प्लस बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम 5 लाख, प्लस कैपिटल गेन बेटा 1 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और फिर बेटा लॉटरी की इनकम, लॉटरी की इनकम है 25,000 और 35,000 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। और 35,000 बेटा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, अदर सोर्सेज है। चलिए तो ये टोटल हो जाएगा बेटा 5 लाख आ जाएगा ये। ठीक है बेटा, हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस को सेट ऑफ कर लेंगे, ये हमारी ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगी। पांचों हेड का बेटा इनका टोटल कर देना बस। चलो जी, उसके बाद आप ये देखो, ग्रोस टोटल इनकम निकालने के बाद लेस क्या करेंगे, डिडक्शंस। अब डिडक्शन बेटा यहाँ पर देखनी है कौन से हेड की बनेगी। डिडक्शन जो है आपकी 80C टू 80U में कितने की बनेगी वो देख लेते हैं। एक तो पीपीएफ बेटा क्वालिफाई करेगा, पीपीएफ क्वालिफाई करता है 80C के लिए। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, उसने अपनी वाइफ के नाम से पॉलिसी ली हुई है और सम कितने का है 4 लाख। तो बेटा क्या करेंगे, पॉलिसी ये नहीं बताई हुई कौन से ईयर में ली है, तो आप ये मानोगे 31/3/12 के बाद लिया है, तो 10% के साथ कंपेयर कर दो। हाँ जी बेटा, डिडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पहले क्वालिफाइंग अमाउंट निकाल लेंगे। क्वालिफाइंग अमाउंट बेटा एक तो पीपीएफ आएगा, पीपीएफ आ जाएगा 20,000। अच्छा, फिर आ जाओ सेकंड नंबर पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 40,000 और 37,500, विच एवरेज लेस 37,500। उसके बाद बेटा सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ नबार्ड बैंक, ये भी आएगा, नबार्ड बैंक में इन्वेस्टमेंट की है। चलो जी, और लास्ट है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऑफ यूटीआई 10,000 बेटा ये। लो जी, इनका टोटल कर दो, ये सारे क्वालिफाई करते हैं तो इनका बेटा टोटल करेंगे तो 20,000 प्लस 37,500, 57 प्लस 30 87, 97,500 आ गए। तो 97,500 का कंपैरिजन करेंगे 1.5 लाख के साथ, 1,50,000। हाँ जी बेटा, 97,500 का कंपैरिजन करेंगे 1,50,000 के साथ, विच एवरेज लेस। तो यहाँ बेटा 97,500 की डिडक्शन दे देंगे, तो ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा टोटली 4,02,500। ठीक है जी, क्लियर है, बताइए। हाँ जी बेटा, बताइए यहाँ तक। अच्छा, इसके अलावा सेक्शन 80C के लिए कुछ एक फंड्स और हैं, कुछ एक इन्वेस्टमेंट आप और प्लेसेस पर भी कर सकते हैं 80C की डिडक्शन लेने के लिए। वो कौन कौन सी? हाँ जी बेटा, एक तो ये है नोटिफाइड एन्युटी प्लान ऑफ LIC। अगर आपने एन्युटी प्लान में पैसा डिपॉजिट करवाया है LIC का, जीवन धारा प्लान, जीवन अक्षय प्लान, तो वो भी बेटा क्वालिफाई करेगा। बट ये सेल्फ, ओनली फॉर सेल्फ, यानी कि ये आप अपने स्पाउस या चिल्ड्रन के नाम से नहीं ले सकते।
अच्छा, जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाला पॉइंट किया है उसमें ध्यान रखना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अपना, वाइफ और बच्चों का, अगर मदर या फादर के नाम से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो वो बेटा क्वालिफाई नहीं करेगा। जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाला हमने पॉइंट किया था उसमें फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर के नाम से यदि कोई पॉलिसी ली गई है तो वो सेक्शन 80C के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। हाँ, अब हम बात कर रहे थे एन्युटी प्लान। अगर LIC का कोई एन्युटी प्लान है, जीवन धारा, जीवन अक्षय प्लान, तो वो सिर्फ अपने नाम से आप ले सकते हो, अपनी वाइफ, बच्चों के नाम से भी इवन नहीं ले सकती है। कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन फंड, अगर आपने म्यूचुअल फंड, कोई म्यूचुअल फंड है या UTI है, उसके पेंशन फंड स्कीम में पैसा जमा करवाया, वो भी क्वालिफाई करेगा। हाँ जी बेटा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर और डिबेंचर, अगर आपने किसी पब्लिक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो कौन सी पब्लिक कंपनी? ऐसी पब्लिक कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को, आधारभूत सुविधाओं को डेवलप करने में लगी हुई है, यदि उसके शेयर या डिवेंचर में पैसा लगाया वो भी क्वालिफाई करेगा। इसको इलिजिबल इश्यू ऑफ कैपिटल भी बोल देते हैं, इलिजिबल इश्यू ऑफ कैपिटल। हालांकि ये पॉइंट क्वेश्चंस के अंदर बेटा कम ही मिलेगा। अच्छा, डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस स्कीम, यदि आपने पोस्ट ऑफिस की स्कीम में पैसा जमा करवाया हुआ है, कौन सी स्कीम में? 10 ईयर और 15 ईयर, ये भी क्वालिफाई करेगा। और ये बेटा बता ही दिया मैंने, यूलिप प्लान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में अगर आपने पैसा जमा करवाया। और सब्सक्रिप्शन टू एनी म्यूचुअल फंड, किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डिपॉजिट करवाया आपने, कौन से म्यूचुअल फंड में? जो सेक्शन 1023D में आता है, ये भी क्वालिफाई करेगा। और लास्ट है सब्सक्रिप्शन टू होम लोन अकाउंट स्कीम। हाँ जी बेटा, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, ये भी क्वालिफाई करेगा। बताइए, ये तीनों पॉइंट बेटा पहले ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी बेटा डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो ये था बेटा ऑल ओवर अबाउट सेक्शन 80C। तो होप सो आज आपने बेटा क्या करना है, सेक्शन 80C के आपकी बुक के अंदर 5 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, पांचों के पांचों एग्जाम्पल कर लेने। आई थिंक 5 हैं या 6 हैं, और 5 to तो 6 एग्जाम्पल, और बेटा एक्सरसाइज के 2-3 न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। 3 न्यूमेरिकल्स आपको 80C पे मिलेंगे अनसोल्ड, वो बेटा आपने कंप्लीट कर लेने। ठीक है जी, तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय।